स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बीमारियां, वजूहात और बचाव। लेक्चर नंबर 3 हमारा है, पेज नंबर 61 से स्टार्ट करना है। टॉपिक है ट्यूबरक्लोरोसिस के बारे में आज हमने पढ़ना है। एक्चुअली बैक्टीरिया से सारी पैदा होने वाली बीमारियाँ जो किसी जरासीम या बैक्टीरिया की वजह से होती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोरोसिस है, उसके अंदर वूपिंग कफ है, डिप्थीरिया, टेटनस, ये 4 बीमारियाँ, टाइफाइड, कालरा, फंगल इन्फेक्शन और रिंगवर्म। ये सारी वो बीमारियां जो किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से लग रही हैं, किसी जरासीम की वजह से लग रही हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम पेज नंबर 63 तक ये सारी बीमारियां कवर करें। पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपीज़, पेंसिल्स और बुक्स खोल लें और जो है वो वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्यूबरक्लोरोसिस के बारे में पढ़ना है। टीबी के बारे में। टीबी ना एक ऐसी बीमारी है जो मुतद्दी है। मुतद्दी मतलब कि फैलने वाली है, यानी कि हाथ लगाने से नहीं, लेकिन वैसे वो सांस लेने से दूसरे इंसान को लग सकती है। आमतौर पर उन लोगों को लगती है किसी इंसान से जो कमज़ोर हो, जिनको ग़िज़ाई की कमी हो, या उन शख्स के साथ रहते हों जिन्हें पहले से ये बीमारी हो। तो सबसे पहले तारुफ़ की हेडिंग दे के आप चाहे तो ये वाली लाइन वो लिख दीजिएगा, ये 3-4 लाइनें। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है कि अगर घर में किसी शख्स को टीबी है तो घर वालों का टेस्ट करवाएं, बच्चों को टीबी का हिफाजती टीका लगवाएं और मरीज़ को बच्चों से अलग खाना और सोना चाहिए। उसके बाद बताएं एहतियाती तदाबीर ये हैं कि टीबी वाले शख्स को चाहिए कि खांसते वक्त मुँह पर रुमाल रखे, फ़र्श पे थूके ना कभी भी। जब टीबी का मरीज़ खांसता, छींकता या थूकता है तो इंतहाई छोटी थूक की बूंदों के साथ ये जरासीम मुंहलिक हो हवा में मुंहलिक हो जाते हैं और दूसरों की सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचते हैं और टीबी की बीमारी पैदा कर देते हैं। एक्सट्रीमली लॉन्ग पैराग्राफ है ये, अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जो है वो लिख दे, ठीक है। एहतियाती तदाबीर, सबसे पहले तारुफ का पैराग्राफ लें, ठीक है। उसके बाद एहतियाती तदाबीर लिखें। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से ये भी लाइन लिख सकते हैं कि टीबी आमतौर पर फेफड़ों में होती है। आपको पता ना चाहिए ना कि टीबी कहाँ पे हो रही है, जिस्म के किस हिस्से में, लेकिन ये जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है। ये आपका आ गया तारुफ का पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। उसके बाद यहाँ से शुरू करना आपने और यहाँ तक 2 लाइन्स अपने जो है वो आपने लिख देनी है। और उसके बाद आपने एहतियाती तदाबीर के नाम पर ये 1.5 लाइन हेडिंग देनी है, एहतियाती तदाबीर, आगे 2 डॉट लगाने हैं और ये 1.5 लाइन जो है वो लिख देनी है। उसके बाद आगे आ जाएँ, फिर से अलामात पहले लिखिएगा और एहतियाती तदाबीर बाद में लिखनी है लास्ट पे। अलामात पहले लिखना लाजमी है। ये पूरा पैराग्राफ आपका आ जाएगा अलामात का, और ये जो है लास्ट पे एक ऐसे ही पैराग्राफ लिख दीजिएगा। तो इस तरह से 4 पैराग्राफ टोटल मिला के आपका छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। 5 नंबर का हो सकता है, ज़्यादा चांसेस आपको अकेला टीबी नहीं आएगा बल्कि 2 टॉपिक मिला के आएंगे, जैसे कि टीबी और टेटनस पर नोट लिखें। इस तरह से 2 पैराग्राफ आपको मिलाकर दे दिए जाएंगे। तो अच्छी तरह से तैयार करना है। टीबी के बारे में यही था, तारुफ लिखा। तारुफ के बाद अगला पैराग्राफ पहले अलामात लिख दी। अलामात लिखने के बाद एहतियाती तदाबीर की 1.5 लाइन हेडिंग देनी है, एहतियाती तदाबीर और 1.5 लाइन, और उसके बाद लास्ट पे ये पिंक वाला पैराग्राफ नीचे ऐसे ही बगैर किसी हेडिंग के लिख दीजिएगा और आपका टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं वूपिंग कफ की तरफ। वूपिंग कफ क्या है जी? काली खांसी है और किस टाइम होती है? सर्दियों में या मौसम बहार में। और ये खांसी कितनी देर तक रहती है? 3 माह तक या इससे ज़्यादा तक। उसके बाद आपने यहाँ से बताना है जब कोई वूपिंग कफ का मरीज़ खांसता, छींकता, बोलता है तो ये भी जरासीम फैल जाते हैं हवा में और दूसरी बीमारियों में पहुँच जाते हैं। तो ये भी इसका फैलाव का ज़रिया हो गया। सबसे पहले तारुफ आया था, तारुफ के बाद आ गया फैलाव कि ये किस तरह फैलती है। उसके बाद आ जाना है यहाँ से आप शुरू करें। 1 साल से कम उम्र बच्चों में वूपिंग कफ बहुत ख़तरनाक होती है। जो 1 साल से भी छोटे हैं, चनाचा बच्चों को डीपीटी के टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाना चाहिए। वूपिंग कफ बुनियादी तौर पर छोटे बच्चों की बीमारी है। इसका हमला 5 से कम उम्र में बच्चों में ज़्यादा होता है जो 5 साल से कम होते हैं। इस मर्ज में मामूली ये अलामात आ गई हैं, ठीक है, ये मैंने हेडिंग दी हुई है। इसमें मामूली बुखार होता है, गले में खराश, खांसी और इसके साथ वूपिंग कफ आती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो नमूनिया हो सकता है। सबसे पहले आपने तारुफ देना है, तारुफ का पैराग्राफ। तारुफ के बाद फैलाओ, ये आधा पैराग्राफ। उसके बाद आपने ये लिखना है 1 लाइन ऐसे बगैर हेडिंग की कि ये 1 साल से कम उम्र बच्चों में होती है। ज़्यादातर ये उन बच्चों में होती है जो 5 साल से कम होते हैं। 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होती है और इसका इलाज क्या है? डीपीटी का इंजेक्शन। ये लिख के बाद बगैर हेडिंग के उसके बाद आपने अलामात लिखनी है और टॉपिक ख़त्म। उसके बाद आ जाते हैं डिप्थीरिया की तरफ। डिप्थीरिया क्या है? एक बीमारी है जो दुनिया भर में पाई जाती है, ठीक है। ये हर तरफ जो है वो दुनिया में ये बीमारी पाई जा रही है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है। ये 2 लाइनें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से शुरू करें।
ठीक है। डिप्थीरिया के बैक्टीरिया या गले और नाक की झीलों पर हमले करते हैं, यानी कि डिप्थीरिया एक बीमारी है, पहले ये लिखना है डिप्थीरिया एक बीमारी है जिसके बैक्टीरिया गले पर और नाक की झिल्लियों पर, नाक की जो अंदर टिश्यू होते हैं ना उनके ऊपर हमला करते हैं, सोजिश पैदा होती है और आपकी खाकस्तरी रंग की झिल्ली हल्क के पिछले हिस्से और बाजूकात नाक के अंदर बन जाती है। जिस तरह हम कहते हैं ना गले पड़ जाते हैं, उस तरह की एक टिश्यू टाइप जो है वो बन जाता है। बच्चे की गर्दन सूज भी सकती है, सांस बदबूदार हो जाती है। डिप्थीरिया की जैसे दिल के पट्टों पर भी संदार होते हैं जिससे दिल कमजोरी से मौत वाक़ होती है। जरासीम हवा के जरिए फैलते हैं और दूसरे सेहतमंद लोगों पर हमलावर होते हैं। पहले तारुफ आ गया था, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ब्लू मार्कर से आपने हेडिंग देनी है, तारुफ आगे लगाना है 2 डॉट और इतना सा पैराग्राफ लिख देना। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कि अलामात और अलामात का पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद आपने एहतियाती तदाबीर बतानी है और ये 3 लिख देनी है। तो बस ये 3 चीज़ें इसके अंदर, छोटा सा टॉपिक है, अकेला नहीं आएगा। आपसे वो पूछेंगे टेटनस और डिप्थीरिया बता दें या डिप्थीरिया और वूपिंग कफ बता दें, कोई से 2 टॉपिक इकट्ठे करके आपसे एक ही सवाल के अंदर, ए पार्ट के अंदर ही वो ऐसे पूछेंगे टेटनस और डिप्थीरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, या टेटनस और वूपिंग कफ के बारे में बताएं। 5 नंबर का दोनों के बारे में बताना होगा। तो इस तरह आपने तारुफ बताना है, तारुफ के बाद अलामात की हेडिंग देके पैराग्राफ लिखना है, एहतियाती तदबीर की हेडिंग देनी है और पैराग्राफ लिख देना है। उसके बाद ये एमसीक्यू से ये भी याद रखना कि डिप्थीरिया की बीमारी का भी क्या इलाज है, डीपीटी का टीका। और ये भी पढ़ लें, बच्चों को सही वक्त पर सेहत के मराकज़ से लगवाना चाहिए। सिर्फ ये पढ़ने के लिए ही था, इसका कोई काम नहीं है। आगे आ जाते हैं टेटनस। टेटनस क्या है? टेटनस भी एक अचानक लगने वाली बीमारी है, ठीक है। एक ऐसी बीमारी है जो अचानक लग जाती है। इसके जरासीम भी मट्टी, गर्दो गुबार, इंसानों और जानवरों के फजले में ज़िंदा रहते हैं। किसी इंसान को सड़क या गली में चोट लगने से जल्द को खराश आ जाए तो ये जरासीम ज़ख्म में पहुँच जहरीला मवाद पैदा शुरू कर देते हैं। अगर कोई जानवर मतलब बिल्ली कुत्ता काट ले तो ये ख़तरा इसका लाक होता है। इससे जिस्म के तमाम पट्टे सख्त हो जाते हैं, जो तमाम अर्से सख्त के बाद में पट्टों के शदीद झटके लगते हैं जिनसे मरीज़ को बहुत दर्द होता है। मुंह के पट्टे सख्त होकर मुंह को बंद कर देते हैं जिससे लॉक जॉ कहते हैं। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉक जॉ किसे कहते हैं। पास्ट पेपर में भी आया, लेकिन आप जो तारुफ टेटनस का यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद ये अलामात की हेडिंग बना दें। तो हेडिंग्स देना ही मेन काम है सारी बीमारियों के अंदर। याद तो आपने ही करनी है, मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकती हूँ। लेकिन अभी तक आपको इतने ज़्यादा टॉपिक्स मेरे साथ करके समझ आ गई होगी कि टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको हेडिंग्स देना और सवाल को प्रेजेंट करना समझ आ जाए कि आपने तारुफ लिखना है और ये पैराग्राफ अपनी लाइन्स में अपने वर्ड्स में लिख देना है। अलामात लिखनी है, ये पैराग्राफ अपनी लाइन्स में अपने वर्ड्स में लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ से नीचे से पढ़ लें, मुतासर शख्स को अगर हिलाया जाए तो इसका जिस्म दौरे की हालत में अकड़ जाता है। इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाएं और चोट लगने पर फ़ौरन टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। तो बचाव की हेडिंग दे के आप जो है वो ये वाला पैराग्राफ लिख दें। बस आपने 3 हेडिंग दे दी ना और उनके अंदर 2-2 लाइनें लिख दी तो आपके 5 नंबर पूरे हैं। ये तीनों 4 और बहुत आसान टॉपिक थे, जो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, वूपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, बहुत ईजी टॉपिक हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ इनमें यही बातें हैं कि आपने एज इट इज़ ऐसे यहाँ से यहाँ तक रट्टा लगा के नहीं लिखना, बल्कि मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, अंदर 2 लाइनें, फिर दूसरी हेडिंग अंदर 2 लाइनें, तीसरी हेडिंग और इसके अंदर 2 से 3 लाइनें और आपका टॉपिक कंप्लीट और नंबर पूरे। इनको अच्छी तरह याद करें, लाजमी एक ना एक बीमारी पेपर के अंदर आनी ही आनी है। अगर ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने हैं ना, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, तो लाजमी बात है कि एक ना एक बीमारी इनके अंदर से जो बैक्टीरिया वाली है वो वाली आ जाएगी, या पैरासाइट वाली जो है, ये बाद में बता रहे हैं, पैरासाइटिक बीमारियां ये वाली आ जाएगी। तो आपने इनको छोड़ना नहीं है कि मैं ये नहीं कर रहे, इनको करके कंप्लीट करें। आज टाइफाइड भी पढ़ लेते हैं और कोलेरा भी पढ़ लेते हैं। टाइफाइड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, बढ़ते हैं। टाइफाइड के बारे में आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। टाइफाइड बुखार है, बुखार की एक किस्म है, ठीक है, ये लाइन आप खुद से लिख दीजिएगा, टाइफाइड बुखार की एक किस्म है। उसके बाद यहाँ से शुरू करें, टाइफाइड के जरासीम इंसान के जिस्म के अंदर रहते हैं। मरीज़ या मरीज़ का कैरियर अपने पेशाब या बहाने से जरासीम खारिज करता है। जब खाने पीने की अशिया मसलन पानी, दूध वगैरह में जरासीम इंसान या मक्खी के ज़रिए मुंह में पहुँचते हैं तो इन अशिया खा जाता है, जिनसे जरासीम पहुँच जाते हैं, टाइफाइड का सबब बनते हैं। पहली लाइन लिखने के बाद आपने तारुफ की हेडिंग देनी है सबसे पहले तो, ठीक है, हर बीमारी में सबसे पहले हेडिंग दें तारुफ, टाइफाइड बुखार की एक किस्म है, और फिर आप ये वाला पैराग्राफ लिख लें। उसके बाद आप लिखें अलामात और दूसरा
दूसरा पैराग्राफ दें जो कि आपकी अलामात क्या है टाइफाइड की, कि बीमारी में हल्का सा सर दर्द रहता है, बुखार रहता है। ज़्यादातर बुखार जो है वो ये वाला 10 से 30 साल की उम्र में होता है, बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाता है और क्योंकि मक्खियों की वजह से होता है। मक्खियाँ खाने पर लग जाती हैं और वही खाना मुँह के अंदर जाता है और टाइफाइड की बीमारी हो जाती है। आलूदा पानी पीने से भी होता है, आलूदा खाना खाने से भी होता है। उसके बाद ये एहतियाती तदाबीर आ गई। तीसरा पैराग्राफ छोटा सा आसान बातें आपने बताना है कि पानी उबाल के पिएँ, फल सब्जियाँ खाएँ, दूध का पिएँ और जो है बासी अशिया ना खाएं, आइसक्रीम खाएं, बर्फ़ की चीज़ों से परहेज़ करें, घर और दुकानों में जाली लगाएं और वैक्सीन बच्चों को लगाएं और इंजेक्शन 3 साल के लिए मुदाफ़त पैदा कर देता है। यानी अगर आपने एक टीका लगवा लिया ना टाइफाइड से बचने का तो 3 साल तक आपको टाइफाइड नहीं होगा, इतना असर होता है इस टीके का। तो आपने एहतियाती तदाबीर सिर्फ ये 3 हेडिंग आपने देनी है और इसको आपने एज इट इज़ उतारना है और अपने वर्ड्स में भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। टाइफाइड का तारुफ, उसकी अलामात और उसकी एहतियाती तदाबीर। उसके अलावा साइड पे आपकी दिलचस्प मालूमात दी गई है। टाइफाइड के जरासीम दूध में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ज़्यादातर दूध के अंदर ना ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं तो उसके अंदर ये वाले जरासीम ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से उसके जायके और शक्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर बात है मक्खी दूध में गिरी थी, आपने उसको निकाल के दूध पी लिया, जायका भी वही है, शक्ल भी वही है, लेकिन उसके अंदर टाइफाइड के जरासीम आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है कालरा की बीमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, यहाँ से आपने तारुफ लिखना शुरू करना है। पहला पैराग्राफ पढ़ लें। इस बीमारी का हमला मामूली नियत से शुरू होकर शदीद बीमारी की सूरत में सामने आता है। अचानक पानी की तरह पतले बहाने से शुरू हो जाते हैं। इसके बाद क्या शुरू होती है, मरीज़ के जिसमें पानी की कमी होती है, जिस्म और पट्टों में इंटन होती है, इलाज ना हो तो 30 से 40% बीमार ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि 30 से 40% बंदे जिनको कॉलेरा हो रहा है वो मर जाते हैं। फिर गंदा पानी, खराब ग़िज़ा, ये फैलाव का ज़रिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये हेडिंग देनी है कि फैलाव का ज़रिया। सबसे पहले आपने हेडिंग दी ऊपर तारुफ, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग दी फैलाव का ज़रिया लिखने अपनी बुक्स के ऊपर और लास्ट जो है वो आप यहाँ लिख दें एहतियाती तदाबीर। तो इन सारी बीमारियों में पढ़ने वाला बस आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यही बताना है आपने कि हेडिंग क्या देनी है, तारुफ, फैलाव का ज़रिया और एहतियाती तदाबीर। गंदा पानी, खराब ग़िज़ा, दूध कालरा फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। मरीज़ का सेहतमंद शख्स से बराह रास्त रब्ता भी इस बीमारी को फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। यानी कि इंसान बिल्कुल सेहतमंद है, उसको कुछ भी नहीं है, उसने इस मरीज़ से हाथ मिला लिया कालरा के, उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। एहतियाती तदबीर क्या है कि साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, ग़िज़ा साफ़ और ताज़ा इस्तेमाल करें, गले सड़े फल इस्तेमाल ना करें, खाने से पहले हाथ धोएं, दूध और दूध से बनी अशिया को मक्खी से बचाएं, खाना ढाँप कर रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है बहुत। देखें क्या कॉमन सी आम सी बातें हैं, पर्सनल हाइजीन की, साफ़ सुथरा रहने की बातें हैं, एहतियाती तदाबीर होगी हर बीमारी की, अलामात बता दें कि ये करने, ये जो आपको चीज़ें महसूस हों तो समझ जाएँ कालरा की बीमारी है, और तारुफ में बता दें कि ये वाली बीमारी है। इनको एक दफ़ा अपनी वर्डिंग में पढ़ें, आपको पढ़ने से ही ये बीमारी काफ़ी, 2-3 दिन आप अगर इसको रेगुलर ये 3 खोल के बस 5 मिनट बैठ के इसको जस्ट रीडिंग कर लेना इसकी, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। बाकी हेडिंग आपने याद रखनी है कि ये हेडिंग मैंने डालनी है और ये लिखना है। उसके बाद आखिरी बीमारी है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म भी वो बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है। यहाँ तक सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैल रही हैं, यानी कि जरासीमों से फैलती हैं। तो रिंगवॉर्म के बारे में ये बताया गया है कि ये गोल दायरे की सूरत में होते हैं, जैसे आपको ये गोल दायरा नज़र आ रहे हैं। इनमें अक्सर खारिश होती है, सर के हिस्से में हो तो सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। कई बच्चे आप देखते हैं ना उनके सर पर ज़ख्म हुए होते हैं जिनमें से पीप निकल रही होती है, ये वो वाले रिंगवॉर्म होते हैं। फंगस अगर नाखूनों में हो तो नाखून मोटे, खुरदरे और बदनुमा होते हैं। रिंगवॉर्म एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, बहुत जल्दी ये फैलती है। अगर किसी इंसान को ऐसे है तो बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि थोड़ी सी दूरी रखें। फंगल इन्फेक्शन से मुतासरा शख्स को दूसरे सेहतमंद शख्स के साथ ना रखें। एक दूसरे के कंघी और तौलिया इस्तेमाल में ना लें। लाजमी तौर पर कभी किसी की कंघी और तौलिया ना इस्तेमाल करें। आपको नहीं पता कि जो लास्ट बंदा ये इस्तेमाल करके गया था वो कैसा सेहतमंद है नहीं, तो अपनी कंघी, अपना तौलिया हमेशा सफ़र में भी अपने साथ रखें। मुतासरा शख्स का फौरी इलाज करवाएं। हर हिस्से को साबुन से धोएं, हिस्से को खुश्क रखें जिस हिस्से पे ये है रिंगवॉर्म्स, और जुराबें अक्सर तब्दील करें जब इनमें पसीना आए। अब ये इतना छोटा सा पैराग्राफ है, आसान सी नॉर्मल सी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत आसान है। इसको ज़ाहिरी बात है ना कोई हेडिंग की ज़रूरत है ना कुछ, ये अकेला तो कभी आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कि सिर्फ रिंगवॉर्म पर नोट लिखें और 5 नंबर ले लें या 4 नंबर भी इवन ले लें, ऐसा ही होगा। वो कहेंगे रिंगवॉर्म और कॉलेरा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये दोनों आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसकी आप हेडिंग देख के लिख देना, इसको आप एज
सेंसिटिव ये बातें बता देना कि इसके अंदर यही होता है, ये एहतियात है। तो ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 3। पेज नंबर 65 तक हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट हमने करना है पेज नंबर 65 पैरासाइटिक बीमारियां से लेके थ्रेड वॉर्म्स तक हम कवर करेंगे। फिर आगे आ जाएंगे मुश्किल टॉपिक, बहुत ज़्यादा मुश्किल जो बच्चों को नहीं याद होते वो ये वाले हैं। जरासीम का फैलाव हो गया, जरासीम से बचाओ, ठीक है। और ये ख़ास तौर पर ये दिमागी बीमारियां, ये वो टॉपिक हैं जो कि ख़ुद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे भी तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी से सुने होंगे, किसी से लेक्चर लिए होंगे तो आपको वो याद होंगे और फिर वो याद रहेंगे, वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मतलब समझ आ गया होगा कि इसके अंदर लिखा गया हुआ है। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट के अंदर कहें कि थैंक यू मैम, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, डेली लेक्चर अपलोड कर रही हैं। खुदा हाफिज़। जनरल साइंस 9 क्लास के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गोहर हेल्पिंग हैंड।